हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपक कुमार चैंप जीएस में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग छठा वीडियो देखेंगे जिसमें जीएस जीके के टॉप 25 क्वेश्चन है। जो दोस्त 5 वीडियो को नहीं देखे होंगे कृपया करके देख लेंगे। और ये ऐसे क्वेश्चन है जो परीक्षा लायक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है खास करके नए स्टूडेंट के लिए, और इसे देखना नहीं भूलेंगे। ठीक है दोस्तों, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान का सबसे बड़ा स्रोत है। तो इसका राइट आंसर है भारतीय भारतीय शासन अधिनियम 1935। इसका राइट आंसर है भारतीय शासन अधिनियम 1935। देखिए दोस्तों, इसी अधिनियम के तहत बहुत सारे तथ्यों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया था। ठीक है दोस्तों, चार्टर एक्ट 1833 के बारे में आप जो लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो जान लीजिए कि 1833 के तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल की मान्यता दी गई थी। इसके तहत ही विलियम बेंटिंग को भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया था 1833 एक्ट के तहत। ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि महरौली लौह स्तंभ कहाँ है। तो महरौली का लौह स्तंभ जो गुप्त शासकों ने बनवाया था, महरौली का लौह स्तंभ कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर है दिल्ली। इसका राइट आंसर है दिल्ली। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन कि आईएनसी की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। माने आईएनसी की मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी। ठीक है दोस्तों, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी एनी बेसेंट। कौन बनी थी? एनी बेसेंट। कब बनी थी? तो 1917 ईस्वी में। 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी। इसका राइट आंसर कौन है? तो एनी बेसेंट। और दूसरी महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो सरोजिनी नायडू। यदि ऐसे पूछे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन बनी थी, तब सरोजिनी नायडू आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तब मुख्य चुनाव आयुक्त जो यानी कि चुनाव की जिम्मेवारी इनके ही हाथों में होता है, देश के चुनाव की जिम्मेवारी। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर है कौन सा? राष्ट्रपति। तो मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। अभी वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा। कौन है? सुनील अरोड़ा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो सुनील अरोड़ा, है ना। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति। कौन करता है? तो राष्ट्रपति। जितना भी हो गया चुनाव चिन्ह ये सब, इस सब का काम यही करता है मुख्य चुनाव आयुक्त, है ना। मैंने चुनाव आयोग का ही हेड होता है मुख्य चुनाव आयुक्त। ये क्वेश्चन नंबर 4 था दोस्तों। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखिए दोस्तों, यदि आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए दोस्तों, ठीक ना। आगे है कि किस संविधान संशोधन द्वारा दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी का दर्जा दिया गया था। किस संविधान संशोधन द्वारा। देखिए दोस्तों, संविधान संशोधन की प्रक्रिया साउथ अफ्रीका से ली गई है भारत में। ठीक है ना। इसका उल्लेख संविधान के भाग 20 में है और अनुच्छेद 368 में। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 368 में इसका उल्लेख है संविधान संशोधन। तो कह रहा है किस संविधान संशोधन को दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी की दर्जा दी गई थी। तो इसका राइट आंसर होगा कौन? 69वां संविधान संशोधन को। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1991 में। 69वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1991 में। 86वां संविधान संशोधन का क्या होता है दोस्तों? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई थी। ठीक है दोस्तों। 61वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? तो 21 वर्ष जो न्यूनतम उम्र था वोट देने के लिए, उसको घटा करके 18 वर्ष किया गया था। ठीक है दोस्तों। अब 52वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था? तो दल बदल, है ना, अधिनियम बना था 1985 में 52वां संविधान संशोधन के तहत। ठीक है। छठा क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है।
मौलिक अधिकारों का वर्णन। तो देखिए दोस्तों, जब हमारे यहाँ संविधान बना था तो संविधान निर्माताओं ने हम लोगों को 7 मौलिक अधिकार है ना मिले थे। संविधान ये संविधान के जरिए, ठीक है ना दोस्तों, हम लोग को कितने मौलिक अधिकार मिले थे? 7। लेकिन वर्तमान में भी हमारे यहाँ कितने मौलिक अधिकार है? तो 6 मौलिक अधिकार है। कितने? तो 6। तो कह रहा है क्वेश्चन कि संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो भाग 3। इसका राइट आंसर होगा भाग 3, है ना। अब भाग 4 में क्या है दोस्तों? तो भाग 4 में है मौलिक नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में है। मौलिक कर्तव्य किस में है? तो भाग 4 के कम में, ठीक है दोस्तों। अब पंचायती राज का उल्लेख किस अनुच्छेद में, किस भाग में है? तो भाग 9 में, ठीक है दोस्तों। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिण कह रहा है, उत्तर से दक्षिण। देखिए दोस्तों, जैसे मान लेते हैं कि भारत ये है, ठीक ना, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इधर वेस्ट है, इधर ईस्ट है। तो कह रहा है कि उत्तर से दक्षिण का विस्तार, मतलब यहाँ से ऐसे उत्तर से दक्षिण। तो इसकी लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर। इसका लंबाई कितना है? तो 3214 किलोमीटर। अगर पूछा जाए कि पश्चिम से पूर्व, तब पश्चिम से पूर्व की लंबाई 2933 किलोमीटर, ठीक है दोस्तों। पश्चिम से पूर्व की लंबाई कितना है? तो 2933 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन है, देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 है कि वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? वैल्यू एंड कैपिटल किसकी रचना है? तो ये रचना है प्रोफेसर हिक्स। किसकी रचना है? तो ये इसका राइट आंसर होगा प्रोफेसर हिक्स, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है ना। इसका राइट आंसर होगा हरियाणा। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? तो हरियाणा, ठीक है सर दोस्तों। और हमारे राज्य में भी एक पक्षी अभयारण्य है, जैसे कांवर झील पक्षी अभयारण्य, जो बेगूसराय में स्थित है। बेगूसराय में स्थित है ना। कांवर झील पक्षी अभयारण्य बेगूसराय में स्थित है, ठीक है दोस्तों। आगे है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्वेश्चन 10 है कि भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो भारत में किस मिट्टी का विस्तार सबसे अधिक है? तो सबसे अधिक है जलोढ़ मिट्टी का विस्तार। पूरे मृदा का 22% जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है भारत में। यह मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त मानी जाती है? तो धान गेहूं के लिए, ठीक है दोस्तों, है ना। और रेगुर मृदा, तो रेगुर मृदा किस मृदा का उपनाम है? तो काली मृदा का, ठीक है ना। इसमें कौन सी फसल उगाई जाती है रेगुर मृदा में? तो कपास। कौन सी फसल? कपास, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है 11 क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। इब्राहिम खाँ गारदी किसका सैनिक अधिकारी था? इब्राहिम खाँ गारदी किसका सैनिक अधिकारी था, ठीक है दोस्तों। तो इब्राहिम खाँ गारदी किसका सैनिक अधिकारी था? तो बालाजी बाजीराव जो पेशवा था, है ना, बालाजी बाजीराव का यानी कि सैनिक अधिकारी था, ठीक है दोस्तों। बालाजी बाजीराव, ठीक ना। सबसे अंतिम पेशवा कौन था? तब बाजीराव द्वितीय। सबसे प्रथम पेशवा कौन था? तो बालाजी विश्वनाथ, ठीक है दोस्तों। आगे क्वेश्चन है 12। क्वेश्चन नंबर 12 है कि मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? तो इसका राइट आंसर होगा बहादुर शाह द्वितीय। इसका राइट आंसर है, इसका राइट आंसर कौन है? तो बहादुर शाह द्वितीय। इसका राइट आंसर है बहादुर शाह द्वितीय। मुगल वंश के संस्थापक कौन थे? तो बाबर थे। मुगल वंश के स्थापना बाबर के द्वारा कब किया गया था? तो 1526 ईस्वी में, ठीक है, 1526 ईस्वी में। अब यही बहादुर शाह जफर जो अंग्रेजों ने इन्हें कैद करके कहाँ भेज दिया था 1857 की क्रांति में? तो यानी कि भेज दिया था कहाँ? रंगून। कहाँ भेज दिया था? तो रंगून में, ठीक है ना। रंगून जेल में ही बंद कर दिए थे इनको, है ना, और वहीं इनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 13, बोइंग विमान कंपनी किस देश की है? बोइंग विमान कंपनी किस देश की है? तो बोइंग विमान कंपनी किस देश की है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो अमेरिका। बोइंग विमान कंपनी किस देश की है?
तो अमेरिका के। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं 14। क्वेश्चन नंबर 14, पुदुचेरी का भूभाग कितने राज्यों में फैला है? जो पुदुचेरी जो भारत के केंद्रशासित प्रदेश है उसका भूभाग कितने राज्यों में फैला है? देखिए दोस्तों बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं कि ये जहाँ मान लेते दक्षिण भारत का ये ऐसे आकार है, तो यहाँ से शुरू होता है पुदुचेरी के भूभाग, यहाँ से मतलब केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, मतलब 3 राज्य से, 1 2 और 3, कितने राज्यों से? तो पुदुचेरी का भूभाग कितने राज्यों में फैला है? तो 3 भागों में, ठीक है ना, 3 राज्यों में इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, यानी कौन कौन राज्य? तो यहाँ हो गया आपका, यहाँ कौन सा राज्य है? तो यहाँ है केरल, यहाँ है तमिलनाडु, यहाँ है आंध्र प्रदेश, मतलब 3 राज्य, केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, 15 क्वेश्चन में चलते हैं। 15 क्वेश्चन में चलते हैं। चलिए दोस्तों 15 क्वेश्चन इस प्रकार देखते हैं। एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होता है? तो देखिए दोस्तों, एक बाइट कह रहा है, तो एक बाइट कितने बिट्स के बराबर होगा? तो 8 बिट्स के बराबर होगा। कितने बिट्स के बराबर होगा दोस्तों? 8 बिट्स के बराबर होगा। याद रखिएगा दोस्तों, 8 बिट्स बराबर एक बाइट है ना, और 4 बिट्स बराबर एक निबल, 4 बिट्स बराबर एक निबल, ठीक है ना। और 224 MB बराबर, जो 224 MB बराबर 1 गीगाबाइट होता है। 1 गीगाबाइट। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है कि लिटमस किससे प्राप्त होता है? लिटमस, देखिए दोस्तों, लिटमस किससे प्राप्त होता है ना। ये बायोलॉजी से क्वेश्चन है कि लिटमस किससे प्राप्त होता है? तो ये लिटमस प्राप्त होता है लाइकेन से। किससे प्राप्त होता है? तो लाइकेन से। इसका राइट आंसर होगा लाइकेन। लाइकेन किसके बना होता है दोस्तों? कवक और शैवाल का। कवक और शैवाल का लाइकेन बना होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो क्या होगा? लाइकेन। चलिए आगे क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है, नील दर्पण किसकी रचना है? तो नील दर्पण जो रचना है, नील दर्पण आप लोग देखिए दोस्तों, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि नील दर्पण जो है, इसमें एक बंगाली नाटक है, और इसमें जो पहले अंग्रेजों के द्वारा है ना किसानों के साथ जो जबरन खेती करवाई जाती थी, कौन सी खेती? तो नील की खेती, इसी का उसमें वर्णन है नील दर्पण में, ठीक है ना। नील दर्पण में यानी नील की खेती जो जबरन करवाई जाती थी उसके बारे में नील दर्पण में वर्णन है, ठीक है ना। तो नील दर्पण किसकी रचना है? एक बंगाली नाटककार, एक बंगाली नाटक था, ठीक है ना। यह किसकी रचना है? तो यह रचना है दीनबंधु मित्र। इसका राइट आंसर क्या होगा? दीनबंधु मित्र। अगर कहेगा कि नील दर्पण में अंग्रेजी में कौन लिखा था नील दर्पण? तो मधुसूदन दत्त, ठीक है ना, अंग्रेजी में। चलिए आगे चलते हैं। 18 क्वेश्चन, रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? रोवर्स कप, तो रोवर्स कप का संबंध जो है वो आपका किस खेल से है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा फुटबॉल। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो फुटबॉल। रोवर्स कप का संबंध किस खेल से है? तो फुटबॉल से। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भवन किस शहर में है? राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भवन किस शहर में है? तो इसका राइट आंसर होगा आपका का भोपाल। राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी भवन किस शहर में है? तो भोपाल में। ठीक है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्त, इसको याद जरूर रखिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं, कलिबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? कलिबंगा किस नदी के तट पर स्थित है? तो कलिबंगा किस नदी के तट पर है? तो कलिबंगा जो है आपका, कलिबंगा जो है किस नदी के तट पर है? तो कलिबंगा है कहाँ? घग्घर नदी के तट पर। इसका राइट आंसर क्या होगा? तो कलिबंगा आपको किस नदी के तट पर? घग्घर नदी के तट पर। देखिए दोस्तों, एक ट्रिक मैंने बताया था पिछले एक वीडियो में, है ना, सैन्य सप्ताह के प्रमुख स्थलों के बारे में जो नदी के किनारे स्थित है। इसमें भी एक ट्रिक है ना, एक ट्रिक है इसमें। उसमें तो ट्रिक मैंने बताया था कुछ ही, लोभी रस चूसता है, लोभी रस चूसता है, तो लो से लोथल, भी से भोगवा, ऐसे बताया था ना।
तो इसमें जो है ये आपको ऐसे ही याद रखना है कि कलिबंगा किस नदी के तट पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर है घग्गर। आगे चलते हैं 20। किस कोशिकांग में डीएनए नहीं होती है? तो बायोलॉजी के नहीं पार्ट देखे होंगे दोस्तों, जो बायोलॉजी के 2 वीडियो अपलोड किए उसमें इसमें पढ़ाया गया, उसमें इसके बारे में पढ़ाया गया है। तो डीएनए किस में नहीं होती है? तो इसका राइट आंसर है राइबोसोम। इसका राइट आंसर है राइबोसोम। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। अमेजन कंपनी की स्थापना कब हुई? अमेजन यही जो ऑनलाइन जो यानी कि आपको सेवा देती है ना, अमेजन कंपनी, जिसके संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। तो इस कंपनी की स्थापना किसके द्वारा कब की गई थी? तो 1994 में। इसका राइट आंसर होगा 1994। अमेजन कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1994। माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? तो 1975 में। माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है ना, माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना कब हुई थी? 1975 में। चलिए अगला क्वेश्चन है 22 क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों का सत्रवासन कौन करता है? तो संसद के दोनों सत्रों का सत्रवासन कौन करता है? सदनों का सत्रवासन तो ये करता है आपका राष्ट्रपति। इसका राइट आंसर क्या होगा? राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, संयुक्त अधिवेशन दोनों सदनों का यही बुलाते हैं, कौन? राष्ट्रपति। कौन अनुच्छेद के तहत? 108। संयुक्त अधिवेशन किस अनुच्छेद के तहत बुलाते हैं राष्ट्रपति? तो 108 के तहत। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23। जल मंदिर बिहार में कहाँ अवस्थित है? जल मंदिर बिहार में कहाँ अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर है, एक ऑप्शन छूट गया है दोस्तों, इसमें 3 ऑप्शन दे पाए हैं हम। चलिए, तो जल मंदिर बिहार में कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर है, आंसर ही छूट गया है। इसका राइट आंसर है पावापुरी, है ना, पावापुरी में है जल मंदिर। जल मंदिर कहाँ स्थित है बिहार में? पावापुरी में। शांति स्तूप कहाँ है? तो शांति स्तूप है राजगीर में। शांति स्तूप कहाँ है? तो राजगीर में। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 24। किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा हरिजन पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया था? देखिए दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने बताया है महात्मा गांधी जी के पत्र पत्रिकाओं के बारे में, है ना। उसमें मैंने बताया था कि नवजीवन, है ना, हरिजन, है ना, इंडियन ओपिनियन, ये सब महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित की गई पत्रिकाएं हैं, है ना। तो कह रहा है कि किस वर्ष महात्मा गांधी द्वारा हरिजन पत्र का प्रकाशन शुरू किया गया, है ना। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा 1933। देखिए दोस्तों, हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई थी 1932 में। हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में, लेकिन पत्रिका कब शुरू की थी? 1933 में। इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे चलते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन है काकरोट वंश के बाद कश्मीर में किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो इस वंश के बाद किस वंश का शासन स्थापित हुआ? तो हुआ था आपका उत्पल वंश का। किस वंश का? उत्पल वंश का। इसका राइट आंसर है। ठीक है दोस्तों, ये सब कश्मीर का वंश है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये सब कश्मीर का है, ठीक ना। तो 25 क्वेश्चन का सेट इस प्रकार हो गया दोस्तों। आप लोग इसे अच्छे तरीके से यानी कि देख लीजिएगा, और अच्छा लगे वीडियो तो चैम्प जीएस जो हमारा ये चैनल है, चैम्प जीएस, है ना दोस्तों, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है ना। ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर भी कीजिएगा दोस्तों, ठीक है ना दोस्तों, अगर अच्छा लगे तब, ठीक है दोस्तों। और हमारा प्रयास रहेगा कि आप लोग लाइक कीजिएगा तो और हम अच्छा करेंगे, ठीक ना दोस्तों, और अच्छे और आगे बढ़ाएंगे। कल हम एक बायोलॉजी का तीसरा वीडियो लेकर कल आएंगे, बायोलॉजी का तीसरा वीडियो, ठीक है दोस्तों। 2 वीडियो हम यानी अपलोड कर दिए हैं, तीसरा वीडियो कल बायोलॉजी का लेकर के आएंगे, ठीक है ना दोस्तों। और आज का एक होमवर्क है क्यूज के रूप में, वो क्वेश्चन है, देखिए इस प्रकार है, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसे जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन है, इसे ज़रूर जवाब दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि एक देश गरीब है क्योंकि वह गरीब है, यह किस अर्थशास्त्री का कथन है? ठीक ना। इसको और अलग लैंग्वेज में हम देख सकते हैं, जैसे गरीबी को ही जन्म देती है, दोनों बात एक ही है, गरीबी को ही जन्म देती है, यह कथन किनका है? ठीक है दोस्तों, इसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा, ठीक है दोस्तों, ठीक है ना। धन्यवाद।